Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3, that is other mood disorders due to general medical condition. This Unit 3 is from Block 3 of MPCE 011, that is second year of MAPC Clinical Psychology. Today we are going to complete 5 medical conditions which I am highlighting. I have already completed the first section of this unit where I had explained about mood disorders due to general medical condition. इसी चीज़ को मैं हिंदी में भी दोहरा दूँ एक बार. हम यूनिट 3 करने जा रहे हैं. यूनिट 3 ब्लॉक 3 MPCE 011 यानी MAPC सेकेंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है. इस यूनिट से आपको 3 वीडियोस मिलेंगे. 3 वीडियोस में के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे और एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं. ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम 5 डिसऑर्डर्स के बारे में, मेडिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे इनकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन फील होता है. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसऑर्डर which causes depression. First is Parkinson's disease. पार्किंसंस डिजीज़ की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ये मूवमेंट एबनॉर्मेलिटी डाल देता है और ये मूवमेंट एबनॉर्मेलिटीज़ जो इन पेशेंट्स में आती है उसका रीज़न ये है कि ब्रेन का एक एरिया होता है जिसको हम सबस्टेंशिया नीग्रा कहते हैं. सबस्टेंशिया नीग्रा इज़ ए लैटिन वर्ड. लैटिन एक लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड है. इसका मतलब होता है ब्लैक सब्सटेंस या ब्लैक रीजन. ये वाला जो रीजन होता है ब्रेन का, ये मिड ब्रेन में होता है और ये डार्कर होता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग एरियाज. दैट इज़ वाई इट्स नेम इज सब्सटेंशिया नीग्रा. इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना हुआ है. नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी एक पार्ट है, तो ब्रेन भी न्यूरॉन से बना हुआ है. ये जो सब्सटेंशिया नीग्रा एरिया में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ होती है. ये अफेक्ट करती है अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा की होगी एंड 2.5% ऐसी पॉपुलेशन है जो 70 ईयर्स से ओल्डर होगी. इतनी परसेंटेज लोगों पे ये इसका प्रीवेलेंस है या ये एग्जिस्ट करती है. अगर इसके क्लिनिकल साइंस देखें, हॉलमार्क क्लिनिकल साइन मतलब 100% पार्किंसन डिजीज़ में दिखते हैं. वो कौन कौन से हैं? तो मोटर, इसको बोलते हैं मोटर ट्रायड. तो पहला होता है ट्रेमर मतलब कंपन होना, कांपना, बॉडी कांपती है. रिजिडिटी, बहुत टफ हो जाती है बॉडी. एंड ब्रेडी काइनेसिया का मतलब होता है वीक मूवमेंट. काइनेसिया का मतलब होता है नो मूवमेंट. ये चीज़ें आपको पक्का देखने में मिलेंगी जिनको पार्किंसंस डिजीज़ होती है. क्लासिकल मोटर साइंस की अगर बात करें तो वो डिजीज़ में सबसे पहले आपको दिखेंगे मोटर साइंस, मतलब ये जो ऊपर के मोटर ट्रायड है ये आपको पेशेंट में ज़रूर दिखेंगे जिनको पार्किंसंस होता है. इनिशियली पेशेंट को जो है सिर्फ क्लिनिकल साइंस होंगे डिप्रेशन के. पेशेंट हो सकता है ये जिस तरह से जिसको पार्किंसन डिजीज़ होता है वो सबसे पहले अगर आए तो वो आपको ये बोले कि उसको डिप्रेशन है, और हम कभी कभी इसी वजह से उसको पार्किंसंस डिजीज़ ना बोल के मिस डायग्नोस कर देते हैं और उसको प्राइमरी डिप्रेसिव इलनेस के कैटेगरी में डाल देते हैं. आपको ध्यान रखना है पार्किंसंस डिजीज़ में क्योंकि डिप्रेशन होता है और कभी कभी पार्किंसंस डिजीज़ में मोटर साइन से पहले ही डिप्रेशन आ जाता है, इसीलिए उसको मिस डायग्नोसिस हो जाता है. और ये जो डिप्रेशन है ये कभी कभी अनडायग्नोस्ड भी रह जाता है पार्किंसंस में. पार्किंसंस डिजीज़ में क्योंकि डिप्रेशन भी है और पार्किंसंस डिजीज़ में इटसेल्फ डिप्रेशन होता है, तो कभी कभी पार्किंसंस डिजीज़ में हम डिप्रेशन नहीं भी पता कर पाते हैं. सिम्टम्स जो मेजर डिप्रेशन के हैं वो इनमें दिखते हैं, क्योंकि मेजर डिप्रेशन में जैसे सिम्टम्स होते हैं वो पार्किंसंस में भी दिखाई देते हैं. जिसमें बहुत कॉमन चीज़ क्या मिलेगी आपको? इम्पेयर्ड मेमोरी, कंसंट्रेशन पुअर रहेगा,
स्लो साइकोमोटर एक्टिविटी दिखाई देगी आपको, रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट होगा। रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट मतलब कि जो उनकी बीमारी की वजह से जो एक्टिविटी है ब्रेन की, थिंकिंग और लोगों की तरफ रिएक्शन करना, वो आपको दिखाई देगा। वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा उनका, लोगों से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना। फटीग्ड होंगे ये, और इनकी एनर्जी भी डिक्रीज्ड दिखाई देगी आपको। ये डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशन में भी होता है, पार्किंसंस में भी होता है। अगर डिप्रेशन की बात करें कि पार्किंसंस में डिप्रेशन कितने लोगों को होता है, तो ये मुश्किल है पता लगाना कितने लोगों को होता है। कोई स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल है नहीं हमारे पास, कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों को होता है, या हम डिप्रेसिव सिम्टम्स को कैसे पता लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई टूल नहीं है। और लेकिन ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये काफ़ी कॉमन है, और हाफ ऑफ द पार्किंसन के जो पेशेंट होते हैं वो, उनमें डिप्रेशन देखा जाता है। मतलब 50% पेशेंट पार्किंसंस के डिप्रेशन से जूझते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट उनके सिम्टम स्पेसिफिक होता है, यानी उनको सिम्टम होंगे उसी के बेसिस पे उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो एल्डरली लोग होते हैं, जो पहली बार डिप्रेशन या एंजाइटी सिम्टम को लेकर आते हैं, ये पेशेंट डिप्रेस्ड दिखाई देते हैं, बट ये डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। ये कभी मानते नहीं है कि इनको डिप्रेशन है। सो ट्रीटमेंट, जो सिम्टम्स है वो ट्रीटमेंट का, जो सिम्टम्स है उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसा उस इंसान में सिम्टम्स है, तो सिम्टम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि हम ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं डिप्रेशन का, लेकिन एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स जो हैं, मतलब पार्किंसन ड्रग्स, डिजीज़ को कंट्रोल करने वाले जो ड्रग्स हैं, ये इंटरफेयर करते हैं साइकेट्रिक सिम्टम्स में। यानी इन ड्रग्स से भी साइकेट्रिक सिम्टम होता है, और साइकेट्रिक सिम्टम से इन ड्रग पे असर पड़ता है। यानी हम एंटी साइकोटिक मेडिसिन देना थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो हमें दोनों से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, न्यूरोलॉजिस्ट से भी एंड साइकेट्रिस्ट से भी, इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। नाउ कमिंग टू सेकेंड डिसऑर्डर, जिसमें मेडिकल कंडीशन जिसमें डिप्रेशन होता है, ये है मल्टीपल स्क्लीरोसिस, जिसे एमएस के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपल स्क्लीरोसिस जो है, ये डिसऑर्डर करेक्टराइज की जाती है जब मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक नेचर के सिम्टम्स के। यानी न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स इनमें देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का फेस दिखाते हैं ये, और इसका ये इसीलिए होता है क्योंकि जो वाइट मैटर है ब्रेन का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वाइट मैटर है, उसमें मल्टीफोकल लीजन्स, मतलब घाव दिखाई देते हैं। वाइट जो ब्रेन का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो वाइट मैटर है, उसमें घाव नज़र आने लगते हैं बहुत सारी जगह पे। तो उसकी वजह से ये एमएस होता है। इसकी प्रिवेलेंस की बात करें तो 1 लाख लोगों में 50 केसेस आपको एमएस के मिल जाएंगे। ये विमेन में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मैन, और ये 20 to 40 ईयर्स की एज के बीच में मिल होता है ज़्यादा। और इलनेस में जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत वेरी करती है। मतलब एक पेशेंट में अगर आप कुछ और देख रहे हैं तो दूसरा एमएस के पेशेंट में आपको कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी। सारे पेशेंट्स एक जैसे सिम्टम्स लेके नहीं आएंगे, या एक जैसे साइंस नहीं दिखाएंगे। सो और एक पेशेंट में जो पहले चीज़ें थी, अब वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो नहीं रहे और कुछ और होने लगे, कुछ और दिखने लगे उनमें। बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करें तो इनके पर्सनैलिटी चेंज होती है, इनके फीलिंग्स चेंज होते हैं। यूफोरिया, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आप देखेंगे इनमें। 25% पेशेंट यूफोरिया को एक्सपीरियंस करते हैं। यूफोरिया में चेयरफुल मूड रहता है इंसान का, और इनके लाइफ टाइम में जो बाइपोलर डिजीज़ के होने की रिस्क 2 फोल्ड है। एमएस के पेशेंट जो होते हैं उनमें डबल गुना चांसेस होती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर होने की। तो मेजर डिप्रेशन जो है वो बहुत कॉमन है एमएस के पेशेंट्स में। 25 to 50% पेशेंट ऐसे हैं जो मेजर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करते हैं ये। और इनको ट्रीट करने के लिए हमें साइकोथेरेपी और मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। नाउ कमिंग टू थर्ड मेडिकल कंडीशन विच इज़ शिजर डिसऑर्डर। जैसे कि शिजर नाम से ही पता चल रहा है, दौरे पड़ना, एपिलेप्सी भी कहते हैं इसको, मिर्गी का दौरा इस टाइप का। तो जिनको ये होता है, ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है।
कई लोग सोचते हैं तो ढोंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एपिलेप्सी है ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ मानी जाती है, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड खतरनाक डिजीज़, क्रॉनिक मतलब लाइफ लॉन्ग चलने वाली। और ये अफेक्ट करता है यूएस की 1% पॉपुलेशन को। यूएस का आई डोंट नो व्हाई दे आर मेंशनिंग, बिकॉज इंडिया में तो कोई डाटा कलेक्ट होता ही नहीं है ठीक से। व्हाट टू डू, सी कितने सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है हमारे देश में, और हमारे देश के लोग कितने फालतू घूम रहे हैं, फालतू हरकतें कर रहे हैं, दंगे फसाद और क्या क्या नई उल्टी बातों में ध्यान देते हैं। कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे देश में बाकी हैं जो हम नहीं करते। सो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50% जो पेशेंट्स हैं उनको साइकेट्रिक सिम्टम देखने के लिए मिलता है जब इनको ये लीजर सीजर्स के एपिलेप्सी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। साइकेट्रिक सिम्टम्स जो होते हैं ये टाइम रिलेशनशिप के हिसाब से देखे जा सकते हैं। मतलब कि जब प्री इक्टल मतलब सीजर होने से पहले, मिर्गी का दौरा पड़ने से पहले इनको साइकेट्रिक सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इक्टल मतलब ड्यूरिंग दी दौरा, मतलब सीजर जब पड़ रहा होता है। पोस्ट इक्टल मतलब सीजर के बाद का। प्री आता मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, और इक्टल मतलब ड्यूरिंग। इंटर इक्टल मतलब दो सीजर्स के बीच का जो टाइम है तब। तो इन इस पीरियड में इनको साइकेट्रिक सिम्टम्स देखे जाते हैं। इनके अंदर दो मेजर कैटेगरीज इन्होंने सीजर्स की बताई है, एक पार्शियल सीजर और एक जनरलाइज्ड सीजर, जिसके बारे में ये आगे यहाँ आप देखेंगे पार्शियल के बारे में बताया और जनरलाइज्ड यहाँ पे बताया। उसको बताने से पहले इन्होंने एक और चीज़ बताई है, जो साइकोपैथोलॉजी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे इनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। मतलब साइकोपैथोलॉजी इनमें इंक्रीज तो दिखेगी, और ये एसोसिएटेड है कि किस तरह के फीचर्स उनके अंदर है। शिजर फिनोमिनोलॉजी है, या ब्रेन पैथोलॉजी है, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, या साइकोसोशल फैक्टर्स हैं। क्या कारण है उनके शिजर के आने के, उसके बेसिस पे इनकी साइकोपैथोलॉजी पे फ़र्क पड़ता है, इंक्रीज़ होगी कि कैसी होगी वो। जनरलाइज सीजर के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया सीजर्स दो तरह के होते हैं, एक पार्शियल होता है और एक जनरलाइज्ड होता है। जनरलाइज की बात करें तो ये इसमें सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स दोनों के दोनों, मतलब लेफ्ट एंड राइट होते हैं ना हेमिस्फेयर्स, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर ये दोनों के दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। और इसके क्लासिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जनरलाइज सीजर के? इसके होते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बिल्कुल कॉन्शियसनेस खो देते हैं। टोनिक एंड क्लोनिक मूवमेंट, टोनिक मतलब बॉडी ना बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, क्लोनिक मतलब कांपना। तो ये दोनों चीज़ें देखी जा सकती हैं, ये दोनों मूवमेंट इनमें होते हैं। टंग बाइटिंग का होता है। इनकॉन्टिनेंस मतलब इनकी पी रिलीज हो जाती है, मतलब यूरिन लीक हो जाती है, ये इनमें देखा जाता है। डायग्नोसिस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जब ये सिम्टम दिख रहे हैं तो क्लियर कट है कि इनको हुआ है। पोस्ट इक्टल स्टेट जो है, इसमें क्या होता है जनरलाइज सीजर्स में, इसमें धीरे धीरे इनका जो मेंटल स्टेटस है, डिलीरियम का मतलब होता है कि जो कंफ्यूज्ड स्टेट होता है बीमारी के टाइम पे, वो जो इनका डिलीरियम है ये कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक एग्जिस्ट करता है। यानी ये कंफ्यूज्ड रहेंगे थोड़ी देर तक, कुछ घंटों तक भी कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, एंड उसके बाद ये शिजर के बाद ये चीज़ कन्फ्यूजन इनको पैदा होती है और ये कुछ घंटे तक चलती है, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। नाउ पार्शियल सीजर्स में क्या होता है? पार्शियल सीजर्स के फोकल साइंस और सिम्टम्स हैं कि ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होंगे, लेकिन ये लिमिटेड साइट में होता है, एक ही ब्रेन के हेमिस्फेयर में होगा। पार्शियल है क्योंकि दोनों हेमिस्फेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो सिंपल पार्शियल सीजर्स होते हैं ये कोई ज़्यादा इम्पेयरमेंट नहीं होती, यानी कि कॉन्शियसनेस में कोई खराबी नहीं आती, मतलब ये बेहोश नहीं होते। प्राइमरी मोटर मूवमेंट, सेंसरी और विजुअल कॉर्टिकल रीजन्स, ये इस पे थोड़ा सा असर आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के बारे में बात करें तो ये कॉन्शियसनेस को इम्पेयरमेंट कर देता है, मतलब इम्पेयर्ड हो जाता है इनका कॉन्शियसनेस। और ये टेम्पोरल लोब के जो फोकस एरियाज हैं उसमें ओरिजिनेट होता है। इन सीजर्स में होता क्या है, साइकेट्रिक साइंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, मेमोरी डिसफंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, अफेक्टिव ऑरस देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि इनके जो
सोचने समझने की जो शक्ति है उस पे असर दिखाई देगा आपको, आसपास के लोगों से अजीब बिहेव करेंगे, परसेप्चुअल चेंजेस यानी कि हेलुसिनेशंस दिखाई देंगे, और डीपर्सनलाइजेशन भी दिखाई देगा। डीपर्सनलाइजेशन मतलब कि अपने आप को नहीं पहचानेंगे, सदमे में दिखाई देंगे। 10% पेशेंट्स जो होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी देखने के लिए मिली है, और साइकोटिक सिम्टम्स जैसा कि पैरानॉइड इडिएशन, पैरानॉइड पर्सनालिटी जो होती है उस तरह के ये हो जाते हैं। थॉट डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, हेलुसिनेशंस देखने के लिए मिलेंगे। ये 10% पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। 30% पेशेंट्स में मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखाई देंगे, और ये टेम्पोरल लोब के फोकाई के एरिया में पता चलेगा। और ये सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करते हैं लोग जिनको ये एपिलेप्टिक दौरा पड़ता है। 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट्स कर चुके होंगे। इनको इक्टल अफेक्टिव स्टेट में ज़्यादातर जो इक्टल अफेक्टिव स्टेट्स होते हैं उनमें फेयर एंग्जाइटी देखने के लिए मिलती है। मतलब कि जो सीजर का टाइम होता है, सीजर जब आते हैं तब इनको डर और एंग्जाइटी होने लगती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हमें साइकोथेरेपी से हम दे सकते हैं, जैसे कि कग्निटिव सीबीटी, कग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम दे सकते हैं, वो इनके लिए हेल्पफुल होता है। नाउ कमिंग टू डायबिटीज़। डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे बॉडी जो है डाइजेस्टेड फूड को ठीक से यूज़ नहीं कर पाती ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए। सो हम ये हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है, जो खाना है उसको ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूज़ ना कर पाना डायबिटीज़ की निशानी है। ज़्यादातर जो फूड हम खाते हैं वो ग्लूकोज़ में चेंज हो जाता है, और जो शुगर है जो मेन सोर्स होता है हमारे खाने का, वो हमारी बॉडी को नहीं लग पाता। सो हम जब डाइजेशन के बाद क्या होता है, वो ग्लूकोज जो है ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने खाने को जब हजम कर लिया तो खाना जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो सिंपलेस्ट शुगर होती है। जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में चला जाता है, और इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने में हेल्प करती है, यानी सेल्स में डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है इंसुलिन। इंसुलिन इज़ ए हार्मोन जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, और ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर इंसुलिन नहीं है, जो लोगों की बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है किसी रीज़न से, तो हम उन लोगों को डायबिटिक कहते हैं। तो जब इंसुलिन नहीं होता तो ग्लूकोज ब्लड में रह जाती है, और वो डिटेक्ट होती है जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। सो मेन सोर्स जो है वो बॉडी लूज़ कर जाती है। इसीलिए ऐसे जिनको डायबिटीज़ होती है वो जनरली पतले दुबले से लोग होते हैं। अब ये जो डायबिटीज़ होती है ये भी दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इम्यून सिस्टम है इंसान का, वो पैनक्रियाज में मिलने वाले बीटा सेल्स, यानी पैनक्रियाज में सेल होता है जिसका नाम होता है बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है पैनक्रियाज के, तो पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता, और ये ज़्यादातर बच्चे और यंग एडल्ट्स पे अटैक करता है। और इसमें इसीलिए इन लोगों को इस डेली इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। एंड कभी लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भर इंसुलिन पंप पे डिपेंड हो जाते हैं। नाउ आपने सुना होगा कई छोटे बच्चों को डायबिटीज़, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। नाउ टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? ये 90% लोगों में इस तरह टाइप 2 डायबिटीज़ मिलती है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगेन ये स्टडी है, इंडिया का कुछ अता पता नहीं है। सो ये 40 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में देखने के लिए मिलता है। ऐसा कहा, स्टडीज़ ये कहती है कि ज़्यादातर जिनको ओबेसिटी है या इनएक्टिविटी है या फैमिली हिस्ट्री रही है उनको डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये सबसे पहले जब ये डेवलप होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है बॉडी। तो होता क्या है, ये जो मसल सेल्स हैं, फैट के सेल्स हैं और लिवर सेल्स हैं, ये प्रॉपरली इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाता।
शुरू में क्या होता है कि पैनक्रियाज जो है बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, बट धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी जो है इंसुलिन निकालने की वो फॉल्टर्स हो जाती है, मतलब कि कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है पैनक्रियाज इंसुलिन निकालने में। और इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो एबनॉर्मल टाइम पे होने लगता है पैनक्रियाज से, यानी पहले ज़्यादा निकाला, उसके बाद कमज़ोर हो गया, एंड उसके बाद कभी भी अपनी मर्ज़ी से कभी भी निकाल दिया पैनक्रियाज ने। सो डायबिटीज़ जब डेवलप हो चुकी होती है तो इंसुलिन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हम डिप्रेशन की बात करें, क्योंकि डिप्रेशन के ही ऊपर है ये सारा। जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको डिप्रेशन होता है वो हाई रिस्क पे होते हैं डायबिटीज़ होने के। सो आप सोचिए, जिनको डिप्रेशन है उनमें चांसेस है कि उनको डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो अगर हम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराएं तो वो मैंने दोनों चीज़ें मैनेज कर देता है, डिप्रेशन भी मैनेज कर देता है और डायबिटीज़ भी मैनेज कर देता है, और लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। डायबिटीज़ जो है वो डबल कर देता है डिप्रेशन होने की रिस्क को। अगर सपोज़ किसी को डायबिटीज़ है तो उसको डिप्रेशन होने की रिस्क डबल हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और ये डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ की वजह से ये कंडीशन और कॉम्प्लिकेट होती जाती है और वर्स हो जाती है। जैसे जैसे डायबिटीज़ की कंडीशन ख़राब होती जाएगी, डिप्रेशन और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेट कर देती है डायबिटीज़ डिप्रेशन वाली कंडीशन को भी। सो डिप्रेशन जो है वो पुअर फिज़िकल और मेंटल फंक्शनिंग कर देता है। और लोग जो हैं वो लाइकली ये है कि वो वैसी डाइट फॉलो नहीं करते और मेडिकेशन प्लान को फॉलो नहीं करते जैसा उन्हें करना चाहिए। सो हमें अब ट्रीटमेंट कैसा देना है? जब इनको ऐसा है तो डिप्रेशन के केस में, डायबिटीज़ में जब डिप्रेशन होता है उस केस में हमें साइकोथेरेपी, मेडिकेशन या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है उनको, पेशेंट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए डायबिटीज़ को। नाउ लास्ट, आज के वीडियो का जो डिसऑर्डर है, मेडिकल डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं पैराथायराइड डिसऑर्डर। पैराथायराइड ग्लैंड जो है उसके बारे में बहुत कम बातचीत होती है, लोग ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, और मेरे ख्याल से लोग अवेयर भी नहीं है कि पैराथायराइड के करके भी कोई डिसऑर्डर होता है। तो पैराथायराइड एक तरह का ग्लैंड है, उसका जब डिसफंक्शन हो जाता है तो ये कैल्शियम का रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पाता, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करता है बेसिकली, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रेगुलेट करता है। तो अगर ये काम नहीं करेगा ठीक से तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा। अगर पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ये हाइपर कैल्शियमिया कर देता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम, कैल्शियम को ज़्यादा कर देता है ये, जब पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। सो हाइपर पैराथायराइडिज्म जो होता है ये विमेन में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मैन, और 0.1% रेंज बताई गई है इसके इंसिडेंट्स की, और 0.2% पॉपुलेशन जो 60 ईयर से ज़्यादा के हैं उनमें ये देखा जाता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म जो है ये एसोसिएटेड है साइकेट्रिक सिम्टम्स के साथ, यानी कि हाइपर कैल्शीमिया जो होता है, हाइपर कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का ज़्यादा होना, उस वो ये कॉज करता है साइकेट्रिक सिम्टम्स। और बहुत सारे सोमैटिक मैनिफेस्टेशंस भी देखेंगे इस इलनेस की वजह से। सोमैटिक मैनिफेस्टेशन मतलब बॉडी में और भी चीज़ें आएंगी, मतलब इंसान को बीमार होना, किसी तरीके से बॉडी एक होना, इस तरह से। इसके अलावा पेशेंट जो हैं और क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं डिलीरियम। डिलीरियम का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, कन्फ्यूजन स्टेट, इलनेस के दौरान जो कंफ्यूज हो जाता है इंसान, अपने आसपास के माहौल को ठीक से कोरिलेट नहीं कर पाता, वो वाली कंडीशन डिलीरियम होता है। आपने गूगल एक बार अच्छे से करके देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, तो आपको और प्रॉपर क्लियर पिक्चर हो जाएगी इसकी क्या होता है ये। सडन डिमेंशिया यानी कि मेमोरी का अचानक से चले जाना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, एपैथी, स्टुपोर एंड कोमा, ऐसी वाली कंडीशंस आप देखेंगे इनमें। अगेन हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोमैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम की कमी होना, ये भी हो जाता है जब हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है। तो देखिए कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है हाइपर पैराथायराइडिज्म में और मैग्नीशियम कम हो जाता है। स्पेशली अगर हम पैराथायराइड एडिनोमा को उसका रिमूवल हो जाए, यानी कि पैराथायराइड ये जो ग्लैंड है उसको निकाल दिया जाए।
तब ये होता है, ये हाइपोमैग्नीशिया देखने के लिए आपको मिलेगा। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है ये जब पैराथायरॉयडिज्म देखिए अलग है। हाइपो मतलब कम, तो इसमें लो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का लेवल आपको मिलेगा सीरम के अंदर। सीरम मतलब जो ब्लड का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो उसमें आपको कैल्शियम मैग्नीशियम कम मिलेगा जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है। और डिलीरियम अगेन होता है इसमें, इन पेशेंट्स में वो एक्सपीरियंस करेंगे। और साइकोसिस, डिप्रेशन और एग्जाइटी भी इनमें देखने को मिलेगी। देखिए अगर आप इन ये सारी चीज़ें ना सारे ही मेडिकल कंडीशन में ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। ट्रीटमेंट अगेन इन्होंने बताया नहीं इसमें, लेकिन ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी होगा ही होगा और मेडिकेशंस होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3, जिसमें मैंने सब सेक्शन कवर किए हैं। 5 इलनेसेस के बारे में आपको बताया, मेडिकल कंडीशन के बारे में जिसमें डिप्रेशन होता है और कैसे होता है और किस लेवल तक होता है। आई होप माई वीडियोज़ आर यूज़फुल टू यू। लास्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट डे मिल जाएगा। So do not forget to like, subscribe and comment below my videos. I would like to appreciate if you would subscribe to my channel and share this video to rest of the students. Thanks for watching. Take care. Bye bye.